हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक स्टडी है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो 2022 में पूछा गया है। ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन पेपर होगा। हमारा जो क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड है वो एच है। अगर आपके पास ए बी सी डी या कोई अन्य भी हो तो आप इससे मिलान कर सकते हैं। उसमें भी प्रश्न सेम ही होंगे, बल्कि आगे पीछे हो सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला है। और इसमें अगर प्रश्नों की बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें 96 प्रश्न होंगे, जिसमें 70 जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न होंगे, 20 शॉर्ट और 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो टोटल से 96 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भू निम्नीकरण का कारण है? भू निम्नीकरण का क्या कारण है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए भू क्षारता, बी मृदा अपरदन, सी जल जमाव या फिर डी इनमें से सभी। तो भू क्षारता यानी भूमि का कटाव धीरे धीरे होता है। अब देखते होंगे कि जो वहां से नदी बहती है, नदी का दोनों तरफ किनारा धीरे धीरे कटता रहता है, तो भू क्षारता एक तरह से है। मृदा अपरदन मिट्टी का कटना, हम खेत पटाते हैं या फिर कोई तालाब होता है तो उसका जो किनारा होता है चारों तरफ से वो कटते रहता है मृदा पानी के कारण। और जल जमाव से भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं इनमें से सभी सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। पंचपट मालिक खान किस से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सोना, बी बॉक्साइट, सी यूरेनियम या फिर डी पेट्रोलियम। तो जो पंचपट मालिक खान है वो संबंधित है बॉक्साइट से। और बॉक्साइट किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट तांबा के लिए प्रसिद्ध होता है, और ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध होता है। उससे एल्युमिनियम बनाया जाता है, एल्युमिनियम के लिए कच्चा माल की तरह कार्य करता है। और पंचपट मालिक जो है उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है, तो इसे ध्यान रखें। आगे चलेंगे। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होता है। हालांकि कोरोना बीमारी 2020 से 22 तक बहुत प्रचंड रूप में थी, तो उसी दौरान यह प्रश्न पूछे गए थे कि कोरोना बीमारी से सर्वाधिक क्या प्रभावित होता है, शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। आपके ऑप्शन है ए श्वसन तंत्र, बी तंत्रिका तंत्र, सी रक्त संचार तंत्र या फिर डी उत्सर्जन तंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्वसन तंत्र, क्योंकि इसका जो लक्षण है कोरोना बीमारी का, वो श्वसन तंत्र, हमारा फेफड़ा, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है हमारे फेफड़े को, सर्दी खांसी जुकाम सर दर्द, ये थ्रोट इन्फेक्शन, ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम होता है वो श्वसन तंत्र, हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्वसन तंत्र। आगे देखेंगे। डेसिबल मापन इकाई है। डेसिबल से हम क्या, डेसिबल मापन इकाई है डेसिबल। आपके ऑप्शन है ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी भूमि प्रदूषण भू प्रदूषण या फिर डी ध्वनि प्रदूषण। जो डेसिबल है, डेसिबल ध्वनि प्रदूषण का एक इकाई है। ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मापते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण की। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए मार्मागोमा, बी मंगलौर, सी नहवा सेवा या फिर डी कोलकाता। तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है उसे नहावा सेव बंदरगाह भी कहते हैं, और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। मार्मागोमा बंदरगाह आपको गोवा में मिल जाएगा, और मंगलौर कर्नाटक में, और कोलकाता तो खुद अपने आप में एक बंदरगाह ही है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नहवा शेवा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सभी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न में पहले से ही टिक आउट किया हुआ है। तो ये मत सोचिए ये टिक आउट मैंने ही किया है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी महानदी, सी कावेरी या फिर डी नर्मदा। तो जो पारादीप पतन है वो स्थित है महानदी, महानदी पर स्थित है। आगे चलेंगे। मुक्त आकाश नीति लागू की गई। मुक्त आकाश नीति को कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1992, बी 1972, सी 2011 या फिर डी 2021। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुक्त आकाश नीति को 1992 में लागू किया गया। मुक्त आकाश नीति क्या है? मुक्त आकाश नीति के तहत जो वाहन होते हैं, सॉरी विमान जो होते हैं, जो जहाजें होती हैं, उनको सर्दी के मौसम में अतिरिक्त उड़ान के लिए सहमति प्रदान करता है। और
एक मुक्त रूप से उड़ने की उसको सहमति देता है। तो यही मुक्त आकाश नीति थी जिसको 1992 में लागू किया गया था। आगे देखेंगे सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, यानी जो सलाया सलाया मथुरा जो पाइपलाइन है उसमें जो सलाया है, सलाया कहाँ स्थित है आपको बताना है। ए बिहार में, बी पंजाब में, सी गुजरात में या फिर डी तमिलनाडु में। जो सलाया है, सलाया गुजरात में स्थित है। गुजरात में द्वारका एक जिला है, गुजरात में एक द्वारका जिला, उसी जिले में पड़ता है सलाया, एक बहुत बड़ा शहर है। आगे चलेंगे वल्लाम वल्लाम काली जिसे हम नौका दौड़ कहते हैं, आपने शायद देखा होगा टीवी पर। तो वल्लाम काली संबंधित है किससे? आपके ऑप्शन है ए केरल राज्य से, बिहार राज्य से, गुजरात राज्य से या फिर डी असम राज्य से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल राज्य से संबंधित है वल्लाम काली। आगे देखेंगे वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए हाजीपुर, बी जबलपुर, सी चेन्नई या फिर डी गांधीनगर। तो जो वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल है उसका मुख्यालय है जबलपुर में। लेकिन वहीं अगर पूछे कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता हाजीपुर, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है। तो वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जबलपुर। आगे चलेंगे भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए गद्दी जनजाति से, बी मसाई जनजाति से, सी बेंता जनजाति से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गद्दी जनजाति से संबंधित है भरमौर जनजाति क्षेत्र। आगे देखेंगे अल्लापूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा या फिर डी केरल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अल्लापूझा जो है केरल में स्थित है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कहता है पायकारा जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना जो पायकारा जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पंजाब में, सी असम में या फिर डी मणिपुर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है पायकारा जल विद्युत परियोजना। और ये ऊटी जो है तमिलनाडु में एक ऊटी जगह है, बहुत फेमस जगह है, उससे 19 किलोमीटर दूर पायकारा नदी के पास ही है। आगे देखेंगे हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र का, हुगली नहीं पूछ रहा, ध्यान रहे, हुबली पूछ रहा है, हुगली नहीं। हुगली अगर पूछे तो वहाँ है पश्चिम बंगाल में, लेकिन हुबली पूछ रहा है तो आपको बताना ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार या फिर डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हुबली सूती वस्त्र केंद्र जो है कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे विजाग जिसे विशाखापट्टनम भी कहा जाता है, या पूछे कि विजाग का संबंध किससे है या फिर विशाखापट्टनम का संबंध, दोनों एक ही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपको बताना है ए सूती वस्त्र उद्योग से, बी लौह इस्पात उद्योग से, सी चीनी उद्योग से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है विजाग या फिर विशाखापट्टनम। आगे चलेंगे बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो सबसे पहले जानें कि बुंदेलखंड जो है कहाँ है। तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीचों बीच बॉर्डर पे पड़ता है, कुछ इलाका उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है और कुछ इलाका मध्य प्रदेश में, तो वहीं पे स्थित है बुंदेलखंड। अब पूछ रहा है कि बुंदेलखंड किस प्रकार की बस्तियां, बुंदेलखंड में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है ए पल्ली बस्ती, बी गुच्छित बस्ती, सी प्रविकिरण बस्तियां या फिर डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियां उसे कहते हैं जहां जो घर होते हैं बहुत पास पास होते हैं। आगे देखेंगे निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर हैं। पूछ रहा है कि उत्तर भारत में कौन से नगर हैं जो स्थित हैं। आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी चेन्नई, सी कोची या फिर डी आगरा। तो पुणे जो है स्थित है महाराष्ट्र में, बी चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है जो दक्षिण भारत का है, कोची केरला में स्थित है वो भी दक्षिण में है, लेकिन जो आगरा है उत्तर प्रदेश में स्थित है और आगरा एक उत्तर भारत का नगर है कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आगरा। आगे देखेंगे गाजियाबाद एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए प्राचीन नगर का, बी सैटेलाइट मतलब अनुषंगी नगर का,
सी मध्यकालीन नगर का, या फिर डी आधुनिक नगर का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सैटेलाइट या अनुषंगी नगर का उदाहरण है गाजियाबाद। गाजियाबाद है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है गाजियाबाद, जो सैटेलाइट नगर का एक बेहतर उदाहरण है। आगे देखेंगे ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य। पूछ रहा है कि ज्वार उत्पादन में सबसे प्रथम जो पायदान पे आता है कौन राज्य है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी गोवा, या फिर डी मेघालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अभी ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान पे आ रहा है। उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन में और बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। उड़ीसा में मैग्नीज और बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आगे देखेंगे हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? आपके ऑप्शन है ए सोयाबीन, बी चना, सी गेहूं, या फिर डी कपास। तो जो सबसे पहले समझते हैं कि हरित क्रांति था क्या। हरित क्रांति को बनाया गया था 1966 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय। और हरित क्रांति का जनक विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉ को कहा जाता है। अगर भारत में पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो एम एस स्वामीनाथन है। और इसे फसलों की बेहतर उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए इसे लाया गया था। हरित क्रांति एक क्रांति थी, एक इनिशिएटिव थी, एक पहल थी जो शुरू की गई थी। तो इसमें जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ उसमें गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ। गेहूं का उत्पादन चरमोत्कर्ष पर और बेहतर उत्पादन हुआ, भारी मात्रा में उत्पादन हुआ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा गेहूं। आगे चलेंगे पूछता है भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी से, नीलगिरी से, डालमा हिल से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चाय की खेती प्रारंभ हुई थी ब्रह्मपुत्र घाटी से, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी है वहीं में ब्रह्मपुत्र घाटी है, उसी से शुरू हुआ था चाय की खेती। आगे चलेंगे अगला प्रश्न कहता है कि किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, या फिर डी कनाडा। तो पूछ रहा है कि किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? तो सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच जो महामार्ग है वो स्थित है कनाडा में, कनाडा में स्थित है। आगे चलेंगे एयर इंडिया संबंधित है। पूछ रहा है कि एयर इंडिया संबंधित है, किससे संबंधित है? एयर इंडिया कोई इंटरनेट कंपनी का नाम है, कोई उपग्रह है, या फिर कोई वायु मार्ग है, या फिर डी कोई महामार्ग है, कोई हाईवे है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वायु मार्ग। एयर इंडिया वायु मार्ग से संबंधित है। अक्सर आपने जहाजों पे जो हवाई जहाज होते हैं उस पे एयर इंडिया लिखा हुए देखे होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वायु मार्ग होगा। आगे देखेंगे यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? आपके ऑप्शन है ए रूस में, बी बेल्जियम में, सी जर्मनी में, या फिर डी कनाडा में। हालांकि आप लोग टिक जो लगा हुआ है उसको देखकर समझ जाते होंगे कि इस प्रश्न का जो आंसर है क्या होने वाला है। बाकी टेंशन नहीं लीजिए, हम उसके साथ 2-3 फैक्ट ऐसे बता देते हैं जो आपको शायद नहीं पता होगा। और ये टिक भी मैंने ही लगाया है, कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है जो गलत हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। आगे चलेंगे पूछता है निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए ओपेक, बी द छेस जिसे हम सार्क कहते हैं, सी आसियान, या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी नहीं होगा, इनमें से सभी तो होगा ही नहीं। जो सार्क है उसका जो मुख्यालय है काठमांडू में स्थित है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ओपेक की अगर बात करें तो ओपेक जो है ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और जो इसका मुख्यालय है वियना में है। आसियान की अगर बात करें तो ये इसके जो मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। लेकिन जो इस प्रश्न है कि निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा द छेस यानी सार्क। आगे चलेंगे लिखता है कारवार पतन है, कारवार पतन क्या है? ए बिहार में, बी पश्चिम बंगाल में, सी कर्नाटक में, या फिर डी गुजरात में। तो कारवार पतन है किस कहाँ स्थित है?
कहने का मतलब ये, जो कारवार पतन है कर्नाटक में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है सही होगा। आगे चलेंगे, ओपेक संबंधित है। ओपेक संबंधित है, किससे संबंधित ओपेक आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए कपास निर्यात से, बी तांबा निर्यात से, सी पेट्रोलियम निर्यात से, या फिर डी चीनी निर्यात से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है, और ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मैंने इसका फुल फॉर्म ऊपर भी बता दिया था। चलिए आगे चलते हैं। माराकाइबो संबंधित है। माराकाइबो किससे संबंधित है, अर्थात किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन में देश का नाम दिए हुए हैं। आपके ऑप्शन है ए वेनेजुएला से, बी भारत से, सी ऑस्ट्रेलिया से, या फिर डी रूस से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वेनेजुएला से संबंधित है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वहीं माराकाइबो स्थित है। आगे चलेंगे, अरेबिका संबंधित है। अरेबिका संबंधित है ए चाय से, बी कॉफी से, सी गन्ना से, या फिर डी धान से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा कॉफी से। अरेबिका एक कॉफी की वैरायटी है, कॉफी की वैरायटी एक प्रजाति कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, पूछते हैं निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी असम, या फिर डी पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा असम। जूट उत्पादन में भी असम जो है अग्रणी है, या अग्रणी तो नहीं कह सकते, प्रथम स्थान पे तो नहीं है, लेकिन बहुत इन जो राज्य है चार तमिलनाडु कर्नाटक पंजाब, इनसे तो बेहतर स्थिति है असम की। आगे चलेंगे, मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल, या फिर डी उत्तर प्रदेश। जो मेरठ है वो स्थित है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर क्षेत्र में मेरठ आता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। आगे चलेंगे, पूछते हैं नीरू मीरू संबंधित है, किससे संबंधित है। संबंधित वाले प्रश्न आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा है। नीरू मीरू तो कभी कुछ तो कभी कुछ, संबंधित वाले जो हैं बहुत ज्यादा पूछ रहा है प्रश्न। नीरू मीरू संबंधित है, किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है जल संभर प्रबंधन से, सिंचाई प्रबंधन से, सी प्रदूषण प्रबंधन से, या फिर डी पर्यावरण प्रबंधन से। तो नीरू नीरू का मतलब होता है पानी, और मीरू का मतलब होता है आप या तुम, यानी आप और पानी कैसे प्रबंधन किया जाए। मतलब कि कोई व्यक्ति है और उसका जो हक होता है पानी को बचाना, उसका जो कर्तव्य होता है पानी का संरक्षण करना, ये बताने की कोशिश कर रहा है नीरू मीरू। तो नीरू मीरू जो है जल संभर प्रबंधन से संबंधित है, पानी का संरक्षण से संबंधित है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है। पूछ रहा है कि जो लूनी नदी है किस दिशा में बहती है। आपके ऑप्शन है ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी दक्षिणी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी। पश्चिमी दिशा में जो लूनी नदी है, लूनी नदी के प्रवाह की जो दिशा है पश्चिमी दिशा है। आगे चलेंगे, और ये जो अजमेर से कच्छ तक जाती है, एक बात भूला गया, जो लूनी नदी है अजमेर से, जो राजस्थान में अजमेर है वहां से निकलकर ये गुजरात के कच्छ तक जाती है, और 330 किलोमीटर तक ये बहती है। 330 किलोमीटर तक ये नदी जो है प्रवाहित होती है, या फिर कहें कि इसकी जो लंबाई है लगभग 330 से 350 तक की इसकी जो लंबाई है। आगे चलेंगे, रानीगंज प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन ए तांबा के लिए, बी कोयला के लिए, सी हीरा के लिए, या फिर डी यूरेनियम के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और जो रानीगंज है वो उड़ीसा में पड़ता है। रानीगंज उड़ीसा का एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। आगे चलेंगे, पानीपत। पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी बिहार, सी केरल, या फिर डी असम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पानीपत हरियाणा में स्थित है। तो पानीपत तेल शोधन कारखाना भी वहीं स्थित होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। आगे चलेंगे, पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन है ए वृत्ताकार, बी सीढ़ीनुमा, सी आयताकार, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा सीढ़ीनुमा। पहाड़ चूंकि ऊंचे होते हैं
तो उस पर जो सीढ़ी की तरह में चढ़ना होता है, तो पर्वतों पर सीढ़ीनुमा बस्तियां ही पाई जाएंगी। आयताकार जो होते हैं वो नदी के किनारे, नहर के किनारे या फिर सड़कों के किनारे पाई जाती हैं। और जो वृत्ताकार बस्तियां होती हैं वो किसी तालाब के किनारे पाई जाएंगी, या फिर किसी ऐसे जगह पे जो गोलीय आकार की स्थिति देखने में लग रही हो। तो चलें आगे चलते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, सीढ़ीनुमा। अगला है सेंटी टाउन का संबंध है। सेंटी टाउन का संबंध किससे है? ए महानगर से, बी गंदी बस्ती से, सी जुड़वा नगर से, या फिर डी तटीय नगर से। जो सेंटी टाउन है वो गंदी बस्तियां हैं, स्लम एरियाज है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, गंदी बस्ती। आगे चलेंगे। धनबाद, धनबाद प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? आपके ऑप्शन है ए कोयला के लिए, बी राजधानी के लिए, सी पर्यटन के लिए, या फिर डी इनमें से सभी। तो जो धनबाद है झारखंड का एक जिला है धनबाद, जो प्रसिद्ध है कोयले के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोयला के लिए। आगे चलेंगे। पूछता है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है आपको बताना है। ए आपके ऑप्शन है 1 लाख से कम, बी 5 लाख से कम, सी 10 लाख से कम, या फिर डी 10 लाख से अधिक, और डी में पूछ रहा है 10 लाख से कम। तो जो मिलियन सिटी होती है, मिलियन सिटी 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को मिलियन सिटी कहा जाता है। 1 लाख से जो कम होते हैं उनको नगर कहा जाता है, और 5 लाख से अधिक होते हैं उन्हें महानगर कहा जाता है, और जो 10 लाख से अधिक होते हैं उन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, मिलियन सिटी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को कहा जाता है। फेब्रे एक वैज्ञानिक थे, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो पूछ रहा है फेब्रे संबंधित है, किससे संबंधित है? यहाँ पे विचारधारा के नाम दिए हुए हैं, नियतिवाद विचारधारा से, संभववाद विचारधारा से, मानवतावाद विचारधारा से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा संभववाद, संभववाद विचारधारा से संबंधित है फेब्रे। आगे चलेंगे। पूछ रहा सिक्किम की राजधानी है। ए शिलोंग, बी इम्फाल, सी पटना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अब देख सकते हैं कि सिक्किम की जो राजधानी है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जो ऑप्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। वही बता दें कि जो पटना है, पटना बिहार की राजधानी है। इम्फाल जो राजधानी है, इम्फाल जो राजधानी है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। शिलोंग की अगर बात करें, जो शिलोंग है वो मेघालय की राजधानी है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे चलेंगे। पूछता है कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में, या फिर डी चेन्नई में। जो धारावी मलिन बस्ती है वो मुंबई में स्थित है, और सबसे गंदी बस्ती है भारत की। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? आपके ऑप्शन है ए बुशमैन, बी रोका, सी मसाई, या फिर डी सुमांग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, वहां रहती है। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? आपके ऑप्शन है ए रबड़, बी केला, सी चाय, या फिर डी इनमें से सभी। एकल कृषि कहने का मतलब कि उनसे एक बार फल प्राप्त कीजिए और उसके बाद वह दोबारा फल नहीं देगा, और उसे दोबारा फिर रोपना पड़ेगा। केले की देख लीजिए, केला अगर एक बार काट देते हैं तो उस पेड़ का, उस पौधे का कोई महत्व नहीं रहता, फिर उस पौधे को भी हटाना पड़ता है। चाय में भी एक बार चाय अगर फर गई है तो उसको तोड़ देते हैं, तो फिर दोबारा वो नहीं चाय देगी। रबर की भी बात करें तो सारे वैसे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी होगा, ये सभी जो है एकल कृषि का एक उत्पाद है। आगे चलेंगे। लिखता है निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए टोक्यो, बी तुला, सी संघाई, या फिर डी एसेन। जो टोक्यो है, टोक्यो तो जापान की राजधानी है टोक्यो, तो ये तो होगा नहीं आंसर। बी, क्योंकि बी मिट्टी का लगा हुआ है, तो हमारा सही आंसर भी बी ही होगा, तुला। तुला जो है रूस में अवस्थित है। संघाई की अगर बात करें तो संघाई चाइना में है, चीन में संघाई अवस्थित है, और एसेन जर्मनी में स्थित है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, तुला। आगे चलेंगे। पूछता है एसेन अवस्थित है, हालांकि ऊपर मैंने बता ही दिया कि एसेन
कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी में, बी भारत में, सी ऑस्ट्रेलिया में, या फिर डी अफ्रीका में। तो जो एशियन अवस्थित है वो जर्मनी में अवस्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, पूछता है कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? आपके ऑप्शन है ए लाल रंग, नीला, काला, गुलाबी। तो पेशागत कॉलर का रंग नहीं है मतलब जो भी लोग होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको एक अलग कलर से इंडिकेट किया जाता है, जो सेकेंडरी, जो द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उनको अलग अलग रंगों से संबोधित किया जाता है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऐसा रंग है जो जो पेशेगत से संबंधित है ही नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा काला। काला से किसी भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर की बात कर लें तो इनमें से काला किसी को भी संबोधित नहीं करता है। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा काला। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए वकील, बी नाई, सी धोबी, या फिर डी इनमें से सभी। तो अगर देखा जाए वकील भी वो जो पेशे से होता है वकील है, नाई भी देखा जाए तो भी उनका पेशा नाई है, बाल काटना, सी धोबी कपड़े धोना। ये सभी जो है पेशेवर वर्ग काम में है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि इनमें से सभी। आगे पूछता है किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, बी स्वेज मार्ग, सी पनामा मार्ग, या फिर डी केप मार्ग। तो जो अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच जो व्यापार के लिए उपयोग होता है उस मार्ग का नाम है केप मार्ग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केप मार्ग। आगे चलेंगे, भद्रावती का संबंध है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भद्रावती है कहाँ। तो जो भद्रावती है कर्नाटक में स्थित है और ये पूछ रहा है कि किससे से संबंधित है। ए लौह इस्पात से, बी सूती वस्त्र से, सी पेट्रो रसायन से, या फिर डी बंदरगाह से। तो जो भद्रावती है वो लौह इस्पात से संबंधित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लौह इस्पात। आगे चलेंगे, पूछता है किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? अगर भारत की बात करें, यहाँ जो चारों विकल्प दिए गए हैं भारत के ही बंदरगाह हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत में किस मार्ग को, किस बंदरगाह को लाभ प्राप्त होता है सुएज मार्ग से। आपके ऑप्शन है ए कोची, बी कोलकाता, सी चेन्नई, या फिर डी पोर्ट ब्लेयर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोची होगा, जो केरला में पड़ता है। केरला में पड़ता है कोची, और कोची को सुएज मार्ग का अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो जाता है। आगे चलेंगे, पूछ रहा है कि निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सूरत, बी नासिक, सी राजकोट, या फिर डी कांडला। तो सूरत भी गुजरात का हिस्सा है, गुजरात का एक जिला है, गुजरात का एक शहर है। राजकोट भी, कांडला भी। कांडला तो बहुत बड़ा पता नहीं है गुजरात में। लेकिन जो नासिक है, नासिक गुजरात में अवस्थित नहीं है, नासिक महाराष्ट्र में है और अंगूर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, यानी भारत में जल संसाधन को लेकर कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान हैं, व्याप्त हैं, वो बताना है। आपके ऑप्शन है ए वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, बी उपलब्धता अवेलेबिलिटी, सी संरक्षण कंजर्वेशन, या फिर डी इनमें से सभी। तो हमारे भारत की बात कर ली जाए तो जो जल संसाधन है बहुत लिचिर पिचिर है, कहने का मतलब जो व्यवस्था है सही तरीके से नहीं है। वितरण की भी समस्या है, बहुत से लोगों तक जल की पहुंच नहीं हो पाती है, बहुत सारे इलाके बंजर हैं, सूखे से ग्रस्त हैं, उपलब्धता भी नहीं हो पाती उनकी सही। और उनका संरक्षण की बात किया जाए तो भी तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। अगर संरक्षण सही तरीके से किया जाता तो हमारे जो भारत के सूखे इलाके हैं उनमें भी अभी तक जल पहुंच जाता और वो भी सूखे से ग्रस्त नहीं रहते। तो जो पूछ रहा है इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? आपके ऑप्शन है ए नोवामुंडी, बी किरीबुरू, सी बैलाडीला, या फिर डी बादाम पहाड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बैलाडीला। बैलाडीला जो लौह अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे चलेंगे, पूछता है निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? आपके ऑप्शन है ए यूरेनियम,
बी थोरियम, सी जिरकोनियम या फिर डी इनमें से सभी। तो रेडियो सक्रिय इनमें से तीनों ही हैं, यूरेनियम, थोरियम और जिरकोनियम, और इसे परमाणु ईंधन बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। आगे चलेंगे, पूछ रहा है कि सिंदरी सिंदरी प्रसिद्ध है किसके लिए? आपके चार विकल्प दिए हुए हैं। ए उर्वरक कारखाना के लिए, बी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, सी सूती वस्त्र उद्योग के लिए, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंदरी है, सिंदरी प्रसिद्ध है उर्वरक कारखाना के लिए, फर्टिलाइजर के लिए महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध भी है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, पूछता है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि करना, मछली पालन, पशुपालन, खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। जितनी भी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, जैसे बिस्कुट बनाना हो गया, मोबाइल बनाना हो गया, टैबलेट कंप्यूटर का निर्माण करना होगा, यहाँ तक कि टोकरी बनाना भी द्वितीय क्षेत्र में आता है। किसी भी चीज़ का निर्माण करना द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में तो सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं तृतीय क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है टोकरी बनाना। टोकरी बनाना चूंकि निर्माण कार्य है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, पूछता है नागासाकी उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? तेल पतन का, मत्स्य पतन का, आंतरिक पतन का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है नागासाकी मत्स्य पतन का उदाहरण है, और नागासाकी जापान में स्थित है। गैरिसन नगर का संबंध है, आपके ऑप्शन है ए छावनी से, बी व्यापार से, सी तट से, या फिर डी इनमें से सभी से। जो छावनी नगर होते हैं उन्हें ही गैरिसन नगर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है छावनी नगर। गैरिसन नगर का संबंध है छावनी नगर से, दोनों एक दूसरे का पर्याय शब्द हैं। गैरिसन नगर को ही छावनी नगर कहा जाता है। अगर भारत की बात कर ले, जो अंबाला एयरबेस है वो एक तरह से छावनी नगर है। आगे चलेंगे, कहता है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग। आपके ऑप्शन है ए चैनल टनल, बी सैटेलाइट टनल, सी पोस्टल टनल, या फिर डी इनमें से सभी। यहाँ जो टनल देख रहे हैं, सॉरी टनल जो देख रहे हैं, टनल शब्द, टनल का मतलब होता है कोई सुरंग। सुरंग देखे होंगे, सुरंग होता है टनल का मतलब। तो यहाँ पे उसका आगे नाम लिखो, चैनल टनल हो गया, पोस्टल टनल, या फिर सैटेलाइट टनल, या फिर इनमें से सभी। जो पेरिस और लंदन है, पेरिस और लंदन एक दूसरे को जोड़ती है, उसका नाम है चैनल टनल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, चैनल टनल। आगे चलते हैं, सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है किसमें मिलता है सर्वाधिक प्रदूषण? आपके ऑप्शन है ए नगर में, बी मलिन बस्ती में, सी महानगर में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जो सर्वाधिक प्रदूषण की बात करें, तो सर्वाधिक प्रदूषण मलिन बस्ती में ही मिलती है, गंदी बस्ती में मिलती है, जैसा कि ऊपर उदाहरण आया था एक धारावी मलिन बस्ती का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे, पूछ रहा है कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है? कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है? आपके चार विकल्प हैं, ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी कनाडा। तो कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और यह प्रसिद्ध है इसके लिए, तो सोने के लिए, सोने के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये कुलगार्डी, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है रेखीय नगर का विकास होता है। रेखीय नगर का विकास कैसे होता है भाई? आपके चार विकल्प हैं, ए नदी के सहारे, बी झील के सहारे, सी पर्वतों पर, या फिर डी मैदान में। तो जो रेखीय नगर होते हैं एक रेखीय की तरफ बढ़ते हैं आगे, और दोनों तरफ हो सकते हैं रेखीय नगर। जैसे कोई नदी है तो नदी के किनारे किनारे हो सकता है, कोई सड़क है तो सड़क के किनारे किनारे हो सकता है, या फिर कोई नहर है तो नहर के किनारे हो सकता है। तो रेखीय नगर इन्हीं को कहते हैं। इसमें देख सकते हैं झील के किनारे तो होगा नहीं, क्योंकि झील तो गोल होता है, तालाब के बड़ा स्वरूप हो सकता है, मैदान में भी नहीं होगा। पर्वतों पर तो सीढ़ीनुमा बस्तियां पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नदी के सहारे। रेखीय नगर का विकास नदी के सहारे होता है। अगला प्रश्न है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? यहाँ पे चार किताब के नाम दिए हुए हैं, और पूछ रहा है कि कौन जो किताब है हम्बोल्ट राइटर के द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, कॉस्मॉस, जनसंख्या भूगोल, या फिर डी इनमें से सभी। तो जो हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है कॉस्मॉस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, पूछता है
निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए प्रत्यक्षवाद, बी संभववाद, सी समुद्र विज्ञान या फिर डी मानववाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन है समुद्र विज्ञान। क्योंकि अगर प्रत्यक्षवाद की करें तो प्रत्यक्षवाद, संभववाद और मानववाद ये तीनों ही मानव भूगोल से संबंधित हैं, लेकिन जो संबंधित नहीं है वो है समुद्र विज्ञान, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, मसाई जनजाति संबंधित है, किससे संबंधित है या फिर किस महाद्वीप से संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अंटार्कटिका से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। यह जो मसाई जनजाति है अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, और हमारे विकल्प में अफ्रीका महाद्वीप तो है ही नहीं। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में पाई जाती है मसाई जनजाति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला है आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आपके ऑप्शन है ए जनसंख्या घनत्व से, बी पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, सी जनसंख्या साक्षरता से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने शायद पिरामिड देखा होगा, एक त्रिभुज की तरह होता है, बहुत बड़ा होता है। तो इसमें जो नीचे से ऊपर तक होता है धीरे धीरे पतला होता जाता है, धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है और पतला होता जाता है। जो आयु लिंग पिरामिड क्या दिखाता है? यह दिखाता है पुरुष एवं महिला जनसंख्या, कि कितने पुरुष और कितने महिला जनसंख्या। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, पुरुष एवं महिला जनसंख्या। आगे चलेंगे, पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। आपके ऑप्शन है ए 815, बी 382, सी 215 या फिर डी 940। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है? ए मनमोहन सिंह, बी सुचित्रा सेन, सी महबूब उल हक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा जो महबूब उल हक है, जिनका संबंध पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के रहने वाले थे ये महबूब उल हक, इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विचार दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महबूब उल हक। अगला और अंतिम प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रशांतता को प्रगति का माप माना गया है? आपके ऑप्शन है ए भूटान, बी भारत, सी क्यूबा या फिर डी रूस। तो जो प्रशांतता को मापदंड बनाया है प्रोग्रेस करने का, कि देश हमारा कितना प्रोग्रेस है या फिर कितना प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसमें भूटान ने खुशी को, प्रसन्नता को, हैप्पीनेस को एक आधार बनाया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भूटान होगा। यहाँ पे हमारा 70 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं ज्योग्राफी का, और ये सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर 2022 में पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। हमने तो इस वीडियो में सभी प्रश्नों को सही तरीके से बताने का प्रयास किया है और उनको कवर किया है। इनका जो बचा हुआ सब्जेक्टिव प्रश्न है उनको हम किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे। अब तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।